नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिरवा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर है, तो आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी विषय में आज हम यूपी टेट का क्विक रिवीजन के तौर पर पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपको हम 15 क्वेश्चन देंगे। और इन 15 क्वेश्चन में अगर आप 10 के भी जवाब सही दे पा रहे हैं तो आप समझिए आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की तैयारी अच्छी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा तो प्रैक्टिस सेट 1, इसमें हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रमुखता कितने संगठक हैं। ये आपको बताना है कि पर्यावरण के प्रमुख जो संगठक हैं वो कितने संगठक होते हैं। तो इसके लिए आप अगर चाहे तो एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे पूरी आंसर सहित। तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो तिरवा क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पर जाकर क्लिक करें तो आप टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको ये फुल पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और उसी चैनल पर आपको कई अन्य पीडीएफ्स और कई अन्य प्रकार के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण की प्रमुखता 3 संगठक होते हैं। अब आपको बताने कि 3 संगठक कौन कौन से होते हैं। तो पहला संगठक होता है भौतिक या अजैविक। भौतिक या अजैविक। भौतिक या अजैविक। इसके बाद में दूसरा संगठक कौन सा होता है। दूसरा संगठक होता है जैविक संगठक। और तीसरा संगठक होता है ऊर्जा संगठक। ऊर्जा संगठक। ये 3 संगठक होते हैं। ये पर्यावरण के प्रमुख 3 संगठक होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कितने संगठक होते हैं, तो आपको केवल टिक लगाना है कि 3 संगठक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है। भौतिक या अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, ये 3 प्रमुख संगठक होते हैं पर्यावरण के। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि विध्वंसक। विध्वंसक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं विरोधी या फिर विनाशकारी के रूप में होता है। जो कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, पर्यावरण के अपोजिशन में माना जाता है, जो विरोधी होता है, या फिर जिसके कारण पर्यावरण का विनाश होता है या फिर प्रदूषण फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रौद्योगिकी मानव। प्रौद्योगिकी मानव। प्रौद्योगिकी मानव ये पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। अब आपको बताना है कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झूम खेती। झूम खेती ये सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये आज भी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत और विश्व की बात करें तो दक्षिण पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण एशिया ये आज भी यहाँ पर ये खेती की जाती है। झूम खेती की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झूम खेती अभी भी विश्व में कहाँ कहाँ की जाती है। तो पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, दक्षिण पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण एशिया में ये खेती आज भी प्रचलित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो इसका आपको सभी लोगों को आंसर पता होगा कि इसका औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। इंग्लैंड। अब इसमें इसके लिए आपको कमेंट करना है इसके क्वेश्चन को कि औद्योगिक क्रांति के जनक जो विश्व स्तर पर हैं उनके जनक कौन है, और जो भारत में है वो उनके जनक कौन है। औद्योगिक क्रांति के जो विश्व स्तर पर जनक कौन है, और इसके बाद में जो भारत में औद्योगिक क्रांति किसने लाई तो उसके जनक कौन है। ये आपको दोनों कमेंट में बताने हैं।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर है जो उसका मतलब जो विध्वंसक है पहला वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब ओजोन स्तर को कम करता जा रहा है, निरंतर कम करता जाता है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन इसके बाद भी एक और है जो दूसरा यौगिक है वो विध्वंसक है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरा प्रमुख विध्वंसक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दूसरा प्रमुख विध्वंसक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत में। और ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें हमारे सीधे मानव शरीर के सीधे डायरेक्ट पड़े तो क्या होगा कि उसको त्वचा से संबंधित बीमारी या फिर त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ये इसका सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए ओजोन परत इसको रोकती है। तो जो पराबैंगनी किरणें तो बहुत ही कम मात्रा में आ पाती हैं, और जब आ जाती हैं किसी के पड़ जाती है तो लोगों को त्वचा कैंसर हो जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप टिक जरूर लगाइए और इसको जरूर नोट करिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जोसेफ फारमैन। जोसेफ फारमैन ने ओजोन स्तर का पता लगाया था। अब ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। और इसके बाद में इनने जो पता लगाया था वो कब लगाया था? 1985 में। 1985 में इन्होंने पता लगाया था और ये यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक थे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी कौन है, जिसके ऊपर पूरी उत्तर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है। अब उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था देखो, उत्तर भारत में क्या है कि खेती का ज़्यादा प्रचलन होता है। तो खेती आप वहीं कर सकते हैं जहाँ पर आपको पानी की अधिक से अधिक मात्रा मिल जाए, जहाँ पे आप कृषि के लिए पानी की अधिक से अधिक मात्रा मिल पाए और आप अच्छी फैसिलिटीज़ से इरिगेशन कर सकें, सिंचाई कर सकें, तो वहाँ पर आप खेती ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो खेती पर ही काफ़ी डिपेंड रहती है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। अब उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड का क्या है? वो है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर भारत का अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। इसे मेरुदंड कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को। अब इसमें पूछा जा सकता था कि कौन सी नदी उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है? तो इसके आज जो राइट आंसर होगा वो होगा गंगा नदी। आप गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी अगर शॉर्ट में देखें तो गोमुख से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में एंड हो जाती है। जो कहाँ से स्टार्ट होती है? गोमुख से स्टार्ट होती है और बंगाल की खाड़ी में ख़त्म हो जाती है। तो ये तो इसका शॉर्ट में है। अगर इसका पूरा क्या है कि इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी हम शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं आपको। ये जो गंगा नदी है ना वो अलकनंदा और भागीरथी दो नदी के संगम से मिलती है। और यह संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में यह संगम होता है। देवप्रयाग में यह संगम होता है। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदी देवप्रयाग में संगम से गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद में क्या होता है कि भागीरथी का जो उद्गम स्थल है, अब अगर भागीरथी की बात की जाए तो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री, जिसे हम गोमुख भी कहते हैं या, और यह उत्तरकाशी जिले में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री या गोमुख। और इसके बाद में अलकनंदा, जो अलकनंदा है इसका जो अलकनंदा क्या करती है कि गायक इसके जो 5 प्रवाह स्थित हैं, इसमें जो 5 प्रवाह स्थित हैं, तो अलकनंदा के जो 5 प्रवाह हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है विष्णुप्रयाग और दूसरा है नंदप्रयाग
और थर्ड नंबर पर है कर्णप्रयाग, और फोर्थ नंबर पर है रुद्रप्रयाग, और 5 नंबर पर है देवप्रयाग। ये 5 इसके प्रयाग हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये 5 इसके प्रयाग हैं यहाँ से। तो विष्णुप्रयाग से स्टार्ट होती है, फिर नंदप्रयाग, फिर इसके बाद में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में आकर भागीरथी से मिलकर क्या बनाती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। इसके बाद में इसी में आगे देखते हैं। इसमें ही आगे देखते हैं, इसमें जगह नहीं बची है, लेकिन आपको शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक तो है रामगंगा है, दूसरी है गोमती है, गोमती, घाघरा और गंडक, यमुना, सोन, कोसी, ये और हुगली, ये गंगा की नदियाँ हैं। और इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन से बसे हैं। गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर बसे हैं कानपुर, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, ये सब प्रमुख शहर जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अगर इसके अपवाह क्षेत्र की बात की जाए कि इसका जो अपवाह होता है ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो जो इसका अपवाह होता है, एक तो होता है उत्तराखंड में, होता है यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, इनमें इसका अपवाह क्षेत्र है। लेकिन अगर संपूर्ण अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इसमें जुड़ जाता है, संपूर्ण अपवाह क्षेत्र में जुड़ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सहायक नदियाँ यहाँ से भी होकर गुजर जाती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये आपको बताना है कि भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीलगिरी, 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 नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और नीलगिरी है कहाँ पर? ये है तमिलनाडु में। ये आरक्षित क्षेत्र है पहला। अब भारत में कुल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो कुल आरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो 18 कुल आरक्षित क्षेत्र हैं। और पहले जो नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र है ये इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आपको बता दें कि ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका इनको कवर करता है, इन राज्यों को कवर करता है। इसके बाद में ये इन राज्यों को कवर करता है कर्नाटका। और इसी के साथ में क्या है कि अगर इसके एरिया की बात की जाए कि ये कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, तो ये 5,520 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन पूरा सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन इसके बाद में अगर लास्ट सेकेंड नंबर की बात की जाए तो सेकेंड नंबर पर है नंदा देवी नेशनल पार्क। ये 5,860 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया कवर करता है और यह उत्तराखंड में, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो नंदा देवी की कब स्थापना हुई थी? 1988 में। है कहाँ पर? उत्तराखंड में है। इसके बाद में एरिया कवर कितना करता है? 5,860 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करता है और स्थापना 1988 में हुई थी। इसके बाद में इसी में क्वेश्चन में देखते हैं कि जो सबसे लास्ट है 18 नंबर पर, अब 18वें नंबर पर कौन सा है जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? वो है पन्ना नेशनल पार्क। आपने सुना होगा कि पन्ना का नाम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये अभी ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी लेकिन 10 साल हुए हैं। पन्ना नेशनल पार्क, इसकी स्थापना अभी इसी दशक में की गई है, पन्ना नेशनल पार्क। तो पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? एमपी, मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया सारस कब भारत आते हैं? ये एक तरीके से प्रवासी पक्षी हैं जो भारत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शीतकाल में, विंटर सीजन में ये भारत आते हैं, शीतकाल में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य
कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये बताना है कि केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो बॉर्डर स्थान है वो भरतपुर, या हालांकि ये राजस्थान में पड़ता है, तो भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान, ये केवलादेव पक्षी अभयारण्य स्थित है भरतपुर राजस्थान में। इसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और एक रिकॉर्ड चलता है मॉन्ट्रक्सस रिकॉर्ड, तो इसे मॉन्ट्रक्सस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था 4 जुलाई 1990 में। 4 जुलाई 1990 में इसे मॉन्ट्रक्सस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रक्सस रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है 4 जुलाई 1990 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 जुलाई 1990 में भरतपुर में स्थित केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य को मॉन्ट्रक्सस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, रामसर सम्मेलन संबंधित है। अब आपको बताना कि रामसर सम्मेलन वो किससे संबंधित है। तो ये रामसर जो सम्मेलन है वो हमारा संबंधित है आर्द्रभूमि से, आर्द्रभूमि के संरक्षण और संवर्धन, इनका मतलब रोकथाम और इनका संरक्षण से संबंधित है। इनको विनाश करने से, रोकने से संबंधित है, इनका संरक्षण करना है। अब इसका जो सम्मेलन है ये आर्द्रभूमि के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। और इसका जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? इसका सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971। कहाँ पर हुआ था? ईरान में इसका सम्मेलन हुआ था, ईरान में। इसके बाद में अब ये सम्मेलन तो 2 फरवरी 1971 में हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रभावी कब हुआ था, कि विस्तृत रूप से प्रभावी कब हुआ था, तो ये विस्तृत रूप से प्रभावी हुआ था 21 दिसंबर 1975 में। 21 दिसंबर 1975 में ये विस्तृत रूप से प्रभावित हुआ था। और अगर पूछा जाए कि विश्व में कुल साइट्स इसकी कितनी हैं, तो इसकी वर्ल्ड वाइड साइट जो हैं वो ओवरऑल 2400 से अधिक हैं। इसकी जो रामसर की कुल साइट्स हैं पूरे विश्व में वो 2400 से अधिक हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसकी कुल साइट्स कितनी है? 46 हैं, 46 हैं इन इंडिया में कितनी है? 46 हैं। इसके बाद में अगर पहली साइट पूछी जाए तो पहली साइट्स जो है वो कोबुर्ग प्रायद्वीपीय, ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है वो है पहली साइट इसकी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में कोबुर्ग प्रायद्वीपीय इसकी पहली साइट स्थित है। और इसका जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साइट कहाँ पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में इसकी सर्वाधिक साइट्स स्थित हैं। वो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। कितनी है? 175 सर्वाधिक साइट हैं यूनाइटेड किंगडम में, सबसे ज़्यादा स्थित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो अभी 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, 2 तरीके से ये क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये पूछा गया था। तो आपको पहले इसमें ये बताना कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, वो है उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है चिल्का झील। लैगून झील किसे कहा जाता है? जो सबसे बड़ी लैगून झील है वो कौन सी है? चिल्का झील। तो इसके लिए 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो बनता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। इसके बाद बनता है लैगून झील। ये 2 पॉइंट हैं। उड़ीसा में जो चिल्का झील स्थित है इसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे लैगून झील भी कहते हैं, सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके बाद बात करते हैं कि इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इसे भी शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? 16 जून को इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, 16 जून
1993 को इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन इसके साथ कुछ दुर्घटना हुई थी। वो दुर्घटना बहुत ही गंभीर है। अगर किसी को शामिल किया जाए बाद में निकाल दिया जाए तो बहुत ही दुखद बात होती है। तो इसे 2002 में निकाल भी दिया गया था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हटा दिया गया था 2002 में किसी कारणवश। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा कारण रहा था जिसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से इसे 2002 में हटा दिया गया था, बल्कि 1993 में इसे शामिल किया गया और 2002 में हटा दिया गया। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। इसमें आपको बताना है कि जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो कौन सी है भारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुलर झील। बुलर झील भारत में सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। अब ये बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में यह झील स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड कल्चर कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है आपको कमेंट बताना है। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड कल्चर ये स्थित है हैदराबाद में, ये स्थित है हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, हैदराबाद में स्थित है। और यह आईकैर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड है, आईकैर से रिलेटेड है। और जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड कल्चर इससे है, शुष्क भूमि से रिलेटेड है, तो ये हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में आया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसके जो दूसरा नाम है वो पूछ दिया जाए कि ये चीज़ मतलब अगर इसका पहले हम आंसर बता देते हैं तो इसका जो दूसरा नाम है वो है छाता विधान या फिर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, छाता विधान। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि छाता विधान अधिनियम है वो कब आया था, तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि तो पढ़ाई नहीं कभी। तो ये आया था 1986 में, क्योंकि इसे हम पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अधिनियम भी कहते हैं। इसी के बाद में क्या है, इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, और यह 1986 में आया था। इसी के साथ में आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। जो पहला सेट है वो आज मैंने कर लिया है, इसके बाद में अगला सेट हम आगे कल करेंगे और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और देखेंगे। जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम और देखेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके पेपर होने से पहले ही आपको हम काफ़ी क्वेश्चन तैयार करा दें जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन आ जाएँ। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।